और आज हम पाठ संख्या 2 नए राजा और उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम राज्यों में प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा और कईयों ने त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों को संसाधन हैं वो इनके पास से एकत्र किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा है वो त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था, जिसे लगान के नाम से या राजस्व, भू राजस्व कर के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों, जिसमें 400 से अधिक करों की शब्द सूचक हैं, वह इन अभिलेखों में मिलते हैं। जिसमें जो प्रसिद्ध कर था वह था वेटी कर, जो कि नकद कर न होकर जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। जबरन शर्म का मतलब है लोगों से ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता था। राजस्व वसूली पदाधिकारियों की नियुक्ति। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राजा है वह किसी प्रभावशाली परिवारों के बीच से वंशानुगत या राजा के निकट संबंधी को राजा है वह राजस्व वसूली के लिए नियुक्त करता था। प्रस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रस्तियों में राजा अपने आप को सूरवीर और विजय योद्धा बताता था। यहाँ पर एक प्रस्ति दिखाई गई है जिसमें नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में वर्णन है। यह प्रस्ति संस्कृत में लिखी गई थी और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्राप्त की गई, जिसमें इस प्रस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे तब इनके सामने बड़े बड़े राजा हैं वो धराशायी हो गए थे। उन्होंने कनौज के चक्र युद्ध को विजित किया था। व्यंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क, वत्स्य और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग जब भी ब्राह्मण हैं वह कोई संस्कृत ग्रंथ लिखते थे या राजा के प्रशंसा में कोई श्लोक बोलते थे तो उनको राजा लोग हैं वह भूमि दान दिया करते थे, जिसके बारे में ताम्र पत्रों पर अभिलिखित भूमि पाने वाले के बारे में लिखा जाता था। 12वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य लिखा गया जिसको कल्लड़ ने लिखा था। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास और उनकी आलोचना का वर्णन इस संस्कृत काव्य में कल्लड़ ने किया था। धन के लिए युद्ध। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक गंगा घाटी में कनौज नगर के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। यह त्रिगुटीय संघर्ष होता था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब होता है जिसमें पहला पक्ष था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल। ये तीनों वंश आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी ने 997 से 1030 में संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी शामिल था। इन मंदिरों में महमूद गजनवी है वो धन संपदा लूटता था, उसके अलावा मूर्तियों को खंडित करता था। इसके बारे में उनके ही एक इतिहासकार अल बेरूनी ने अपनी किताब
किताब अल हिंद में महमूद गजनवी के बारे में उन्होंने लिखा है। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक या राजा। यहाँ पर मानचित्र 2 में चोल राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें गंगईकोंड चोलपुरम, उसके अलावा उरेयूर, उसके अलावा तंजावुर और आसपास के क्षेत्रों को दिखाया गया है। दूसरा चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रहण है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बताने के लिए है यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तीसरा चित्र यहाँ पर गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर का दिखाया गया है, जिसको राजा और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक मंदिर, जो कि वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, का चित्र है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई हैं उस पर गौर करें तो बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है वह वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंशीय शासक विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ शूदिनी देवी का मंदिर बनाया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर का चित्र आपको चित्र संख्या 3 में दिखाई दिया था, जो कि वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। मंदिर बस्तियों के केंद्र में तथा यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर के चारों ओर बस्तियां होती थी और मंदिर है वो केंद्र में होता था। मंदिर के आसपास राजा और अन्य लोग हैं वह भूमि दान करते थे। इस भूमि पर कृषि कार्य, उसके अलावा फलों उद्यान, उसके अलावा सब्जियों की कृषि और उसके अलावा कुएं बावड़ियाँ आदि बनाई जाती थी। मंदिर के पास की भूमि की उपज पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि में बांट दी जाती थी। महमूद गजनवी के द्वारा जो सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों में जो तोड़फोड़ की जाती थी और उसके बाद में जो धन संपदा लूटी जाती थी, उसका उपयोग महमूद गजनवी अपने गजनी में एक नई राजधानी स्थापित करने में उस धन का प्रयोग वो करता था। यह प्रतिवर्ष भारत में आकर भारत के मंदिरों में लूटपाट करके यहाँ से अत्यधिक धन संपदा को लूटकर और गजनी लेकर जाता था। मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यहाँ पर चित्र 4 जिसमें एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है वह चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कांसा मिश्र धातु तांबे और रागे टीन से मिलकर बनाया जाता था। इन मूर्तियों को बनाने की जो तकनीक होती थी उसे लुप्त मोम तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। उस मोम की मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। उसे सुखाकर उसको गर्म किया जाता था। गर्म करने के बाद में इस मूर्ति में एक छेद कर दिया जाता था। उस छेद के अंदर से
पिघली हुई मोम है वह बाहर निकल जाती थी और फिर इसके अंदर कांसे का जो लावा होता था उसको भर दिया जाता था और जब ये ठंडा होता तो मूर्ति का आकार ले लेता था। फिर बाद में जो चिकनी मिट्टी का लेप इस मूर्ति के ऊपर लगाया हुआ होता था उसको धीरे धीरे करके उतार दिया जाता था और एक सुंदर कांसे की प्रतिमा आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। इसे मोम की सहायता से बनाया जाता था, इसलिए इस विधि को लुप्त मोम तकनीक के नाम से जाना जाता है। आगे आपको गृह कार्य करना है जिसमें प्रश्न पहला वेटिकर क्या है, प्रश्न दूसरा महमूद गजनबी ने गुजरात के कौन से मंदिर में तोड़फोड़ और धन संपदा को लूटा था, प्रश्न तीसरा सुल्तान अरबी भाषा के शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रश्न चौथा अल बेरूनी ने कौन सी किताब की रचना की थी, प्रश्न पांचवा त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। यह सारे प्रश्न आपको गृह कार्य में करने। धन्यवाद।